चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कमेंट्स कैसे करते हैं पाइथन के अंदर और कमेंट का क्या मतलब है। तो कमेंट का मतलब ये है कि जिस पार्ट को कोडिंग के जिस पार्ट को आप चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो, वो आउटपुट के अंदर शामिल ना हो, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस पर्पज़ से लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं जो भी आपने कोड लिखा उसके बारे में, या वेरिएबल आपने बनाया और उस वेरिएबल के बारे में आप बताना चाहते हैं कि वेरिएबल का क्या पर्पज़ है, तो हम क्या करते हैं, उस लाइन को कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट के लिए हमें क्या करना है, हैश का यूज़ करना है। तो देखते हैं किस तरीके से। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने एक लाइन बनाई है, ये फर्स्ट लाइन में लिख दिया मैंने कमेंट्स। तो ये जो मेरी लाइन है, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस प्रोग्राम को, तो ये आउटपुट में नहीं आएगी। सिमिलरली मेरी सेकंड लाइन है, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है हैश यूजर इक्वल्स टू एडमिन। तो मैंने क्या बनाया है, एक यूज़र नाम का वेरिएबल बनाया है एडमिन, बट मैंने इसको कमेंट कर दिया है। तो जब मैं इसको कमेंट कर दूंगा, तो जब मैं इनको रन करना चाहता हूँ, तो सपोज इस लाइन को हटा देते हैं अभी मैं सपोज इनको रन करना चाहता हूँ, तो मैं इनको रन करता हूँ। तो रन करने पे आपने देखिए कोई भी इसका आउटपुट नहीं आता है मेरे पास। तो इसका आउटपुट नहीं आता है, इसका मतलब ये कमेंटेड है। तो अभी देखेंगे आप, प्रिंट हेलो दिस इज कमेंट बॉक्स। ओके, तो इस केस में क्या होगा, मेरा प्रिंट ये होना चाहिए, थर्ड लाइन मेरी प्रिंट होनी चाहिए, बाकी दो लाइन मेरी प्रिंट नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए ये मेरी थर्ड लाइन प्रिंट हो गई है और ये दो लाइन प्रिंट नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी कमेंट के लिए हैश अगर यूज़ करता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, तो क्या होगा रन करने से, देखिए ये लाइन भी मेरी कमेंट बन गई। तो जब भी हम कोई यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं, तो उसके ऊपर हम कमेंट लिख सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कोई ऐसा कोड जो मेरा एग्जीक्यूट ना हो, तो उसको हम कमेंट बना देते हैं। तो सब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ लाइंस को कमेंट करना पड़ता है ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो। अदरवाइज मेन पर्पस हमारे कमेंट करने का ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि उस किसी वेरिएबल का, किसी क्लास का, या जो भी हमने कोड लिखा है उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकें चीज़ों को। तो जैसे सपोज यहाँ मैं फैक्टोरियल का एक फंक्शन लिखता हूँ, तो उस केस में मैं कैसे करूँगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा हैश बिलो कोड इज़ फॉर फैक्टोरियल। तो ऐसे लिखेंगे आप, बिलो कोड इज़ फॉर फैक्टोरियल, देन आप यहाँ पे फैक्टोरियल का पूरा कोड लिखेंगे। देन उसके बाद अगर सपोज मेरे को मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे तीन सिंगल कोट्स के बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा मल्टी लाइन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, तो इसको मैं मल्टी लाइन में डिवाइड कर देता हूँ। तो दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, तो ये भी मेरा, आपने देखिए कि इसका आउटपुट नहीं आया। इसके नीचे हम कुछ लिख के देखते हैं, प्रिंट कमेंट बॉक्स। अब इसको रन करते हैं, तो आपने देखा प्रिंट कमेंट बॉक्स तो आपका प्रिंट हो गया। अदरवाइज ये मल्टी लाइन कमेंट भी आपका प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब आपको मल्टीपल लाइंस के अंदर कमेंट लिखना है, पूरा डिस्क्राइब करना है अच्छे से, तब हम इस कमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट आपके सिंगल लाइन हो सकते हैं, मल्टी लाइन हो सकते हैं, और मेन पर्पज़ आपका यही है जो मैंने आपको बताया कि कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यूजली प्रोग्रामर्स इसको लिखते हैं ताकि दूसरे प्रोग्रामर को समझ में आ जाए कि यहाँ पे मैं क्या कोड लिखना चाहता था। अब समझ लेते हैं कि डिबगिंग क्या होती है। तो डिबगिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई भी, या फिर मेरे कोड के अंदर कोई भी इशू आ रहा है, तो मैं उसको डिटेक्ट कैसे करूँ, उसको बोला जाता है डिबगिंग। तो डिबगिंग मतलब कि जैसे यहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम को मैं लाइन बाय लाइन चेक कर सकता हूँ, उसको कहते हैं हम डिबगिंग। तो लाइन बाय लाइन ये रन करेगा कोड, उसको हम डिबगिंग कहते हैं। तो अभी आप लोग इसको डिटेल में तब समझ पाएंगे जब हमारे पास मल्टी लाइन का कोड होगा। तो जब मल्टी लाइन कोड हम रन करेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डिबगिंग कैसे वर्क करती है। उसके बाद देखते हैं एरर्स, की एरर्स क्या होती हैं। तो जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं रन करने पे, और वो आपका प्रॉपरली कंपाइल नहीं हो पाता है, या फिर रन नहीं हो पाता है, तब हमारा आउटपुट नहीं आता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एरर आ गई है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट नेम इक्वल्स टू राजू, या इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, मैंने लिख दिया यूज़र स्पेस डाल दिया मैंने, और नेम इक्वल्स टू राजू। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें पहले ही पता है
कि यहाँ पे यूज़र नेम जो है मेरा एक वेरिएबल है और वेरिएबल के नेम में स्पेसेस नहीं आते हैं। तो अगर मैं इस कोड को रन कर देता हूँ तो उस केस में जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, एक एरर थ्रो करता है। तो उस एरर इस तरीके से लिखी होती है, ये लाइन बताता है कि लाइन नंबर 2 में आपने एक वेरिएबल बनाया यूज़र नेम जिसकी वैल्यू आपने राजू लिखी और यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गई है। ये एरर का मेन टाइप है और इसके डिस्क्रिप्शन ये है कि इनवैलिड सिंटैक्स। तो अब मैंने जैसे बताया कि कोई भी लैंग्वेज के अंदर हमारे को एक सिंटैक्स होता है, तो ये सिंटैक्स था। तो सिंटैक्स मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज को लिखने का, वही आपने गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर स्पेस नहीं आना चाहिए था। तो पहली एरर इस तरीके की आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए एग्जांपल और दिया गया कि डे इक्वल्स टू 09। तो 09 तो हमारा बेसिकली हमें 9 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 09 लिखेंगे तो ये एक एरर थ्रो कर देगा। तो एरर में क्या बताया कि लाइन नंबर 1 में एरर आई है, सिंटैक्स एरर इनवैलिड टोकन। तो कहने का मतलब है कि हम डे की वैल्यू यहाँ पे 9 लिखनी चाहिए हमें, ना कि 09। तो ये इनवैलिड टोकन हो गया मेरा। देन सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसको ना एम एक्स वेरिएबल मिल रहा है, y मैंने ऊपर कहीं डिफाइन किया था तो इसलिए y मिल पा रहा है आई थिंक। अदरवाइज यहाँ एम एक्स नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। तो वो क्या एरर देगा मेरे को कि नेम एरर, कि नेम एम एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैंने ये वेरिएबल कहीं डिफाइंड ही नहीं करा। तो सपोज़ मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो देखिए यही एरर आ रही है। अब मैं एम एक्स डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे ऊपर, एम एक्स इक्वल्स टू सपोज मैंने लिख दिया 45। अब इसको दोबारा रन करेंगे तो देखिए अब क्या एरर दे रहा है, नेम सी इज़ नॉट डिफाइंड, कि सी डिफाइंड नहीं है। तो सी को भी डिफाइन कर देते हैं। तो सी इक्वल्स टू सपोज 3। अब रन करते हैं। अब देखिए अब इसने रन कर दिया। ओके, और आप चाहें तो वाई की वैल्यू प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट वाई। अब वाई कहाँ से मिल रहा है इसको, वाई इसको ये जुपिटर नोटबुक है तो इसमें ऊपर मैंने कहीं वाई डिफाइंड किया होगा, ये वहाँ से वाई की वैल्यू पिक कर रहा है। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं मेरा वाई डिफाइंड होगा। देखिए यहाँ पे ये रहा वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ से पिक कर ली। उसके बाद नीचे जब हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करा, यहाँ पे लिखा वाई इक्वल्स टू, या फिर वाई तो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ पे वाई का इशू नहीं था क्योंकि वाई तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे हमने वेरिएबल दोबारा से उसको वैल्यू असाइन कर दी एम एक्स प्लस सी। तो वाई की वैल्यू आ गई 48। तो इस तरीके की एरर हमें आ सकती हैं। देन आप ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। पहले आपको प्रोग्राम बनाना है, आस्क द यूज़र टू एंटर द 3 नंबर्स एंड प्रिंट्स इट्स एवरेज। तो ऑलरेडी मैं कर भी चुका हूँ इसको, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन में आस्क यूज़र टू एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो आप PRT एंटर करेंगे, 3 वैल्यू एंटर कराएंगे यूजर से, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, और फिर करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट। ओके, एंड देन उसके बाद थर्ड में आप आउटपुट बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट बताना है। अब सेकंड क्वेश्चन में इशू आपको ये आएगा कि जब आप प्रिंसिपल, रेट और टाइम एंटर कराएंगे तो क्योंकि मैंने बताया था जो इनपुट इनपुट कमांड का यूज़ करते हैं तो इनपुट जो आता है वो एज ए स्ट्रिंग आता है, लेकिन मेरा प्रिंसिपल, रेट और टाइम कभी भी स्ट्रिंग नहीं होंगे, वो एक या तो इंटीजर वैल्यू होंगे या फिर डेसिमल वैल्यू होंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा इनपुट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर। तो ये हम आगे आने वाली क्लास में बताएंगे कि किस तरीके से इनपुट को हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे किया जाता है यहाँ पर। तो अगर हमें वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू एक ऑपरेटर होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को इक्वेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे है 2 इक्वल्स टू 2, तो ये ट्रू। देन यहाँ पे देखते हैं रन करके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, प्रिंट कर लेते हैं हम 2 इक्वल्स टू 2, इसको रन करा तो इसने बोला ट्रू। 5 इक्वल्स टू 3, इसको रन करा, इसने बोला फॉल्स। तो इस तरीके से हम इक्वल्स टू दो वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हम इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। देन ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये भी आपको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। जैसे एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एक्स इज़ लेस देन वाई, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू वाई, एक्स इज़ वाई। तो एक्स इज़ वाई का मतलब है एक्स इज़ सेम एज वाई। अगर एक्स और वाई सेम है तो हम इज ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं।
या फिर x इज़ नॉट y जब x इज़ नॉट सेम एज y। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल्स टू y, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये क्या आएगा, x y के इक्वल नहीं है, तो हमारी थर्ड लाइन का आउटपुट आएगा ट्रू और फोर्थ लाइन का आउटपुट आएगा फॉल्स। इसको रन कर लेते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे ट्रू और फॉल्स इसका आउटपुट आ गया। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कंडीशनल एग्जीक्यूशन। थैंक यू वेरी मच।